Hello students, so we have the discussion of general organic chemistry today. आइसोमर्सम और IUPAC पूरा कर दिया है. अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इवन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन सब जानते हैं कौन सा, GOC. और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसका है. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अनदर टाइम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं. एक्सरसाइज 1 रिवीजन क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज हाइड्रोक्सिलिक प्रोटोन मोस्ट एसिडिक. अब हाइड्रोजन एटम से जो ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिक है. एसिडिक मतलब प्रोटोन निकलने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, एसिडिक होगा. अब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आर ग्रुप कौन बढ़ाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो. तो फ्लोरीन जितना नजदीक हो उतना ज्यादा अपने लिए अच्छा है. तो ये फर्स्ट एटम पे है, यहां पर ये अपना सेकेंड एटम पे है, यहां पर अपना ये थर्ड एटम पे है और यहां पर भी अपना थर्ड एटम पे. तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा. ठीक है, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किस पे लगेगा, तो ये अपना जो क्वेश्चन है फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइड्रोलिसिलिक प्रोटोन इज मोस्ट एसिडिक. ये किस पे डिपेंड कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे. माइनस आई स्ट्रॉन्ग जितना ज्यादा होगा तो पास पे जुड़ा हुआ फ्लोरीन सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लोरीन खींचेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स किस पे खींच जाएंगे, ऑक्सीजन एटम पे. और ऑक्सीजन एटम पे क्या होगा, एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो उस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये वाला ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ कर देगा और हाइड्रोजन एटम को कैसे बाहर निकाल देगा, प्रोटॉन के रूप में. तो इंडक्टिव इफेक्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ की एप्लीकेशन है जो अपन ने नोट्स कॉपी में पढ़ाई हुई है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल, और नेगेटिव चार्ज स्टेबल कौन करेगा, माइनस आई वाला. गॉट इट. तो आंसर कौन सा आ जाएगा, अपना फोर्थ आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स हैज लोएस्ट पीके वैल्यू. पीके वैल्यू क्या होती है बेटा, लोएस्ट मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक है. अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच. अब क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, नाइट्रो एसिटिक एसिड और साइनो एसिटिक एसिड. तो क्लोरो एसिटिक एसिड अपने लिए क्या होगा, दो कार्बन एटम का एसिड, एक बार क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमो जुड़ा हुआ है, नाइट्रो जुड़ा हुआ है NO2 और कौन सा जुड़ा हुआ है, साइनाइड. अपन जानते हैं नाइट्रो वाले का विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, नाइट्रो एसिटिक एसिड. अब लोएस्ट पीके वैल्यू, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी पीके वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे कम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी. तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की बात करें, माइनस आई इफेक्ट की बात करें, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, NO2 का, NO2 के बाद CN का, CN के बाद क्लोरीन का और क्लोरीन के बाद ब्रोमीन का. तो अगर मैं पीके वैल्यू का ऑर्डर ही लिख दूं ना यहां पर, तो पीके वैल्यू का जो ऑर्डर आएगा सबसे कम किसका आ जाएगा, थर्ड वाले का. फिर थर्ड वाले के बाद ज्यादा किसका आएगा, फोर्थ वाले का. फोर्थ वाले से ज्यादा किसका आ जाएगा, फर्स्ट वाले का. और सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, सेकेंड वाले का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. क्यों, क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ रहा है, 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2. ठीक है कि नहीं है. ये वाली चीज अपने को यहां पर ध्यान में रखनी है. एसिटिक एसिड, दो कार्बन एटम के एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं. अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन है तो क्लोरो एसिटिक, ब्रोमीन है तो ब्रोमो एसिटिक, नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो एसिटिक और साइनो एसिटिक एसिड. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है. तो माइनस आई इफेक्ट पे विड्रॉइंग पावर जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना बढ़ाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ को उतना कम कर देगा. अगला क्वेश्चन है, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय. तो अपन हाइड्रोजन एटम CH बॉन्ड वाले को क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं कि नहीं मानते, कि भाई ये जीरो है अपने लिए, एज ए स्टैंडर्ड है, CH बॉन्ड पे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा. तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. फोर्थ, मीजोमेरिक इफेक्ट इज द रेजोनेंस ऑफ. देखो मीजोमेरिक इफेक्ट किसका रेजोनेंस होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पाई एंड सिग्मा बोथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है अपने लिए,
जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं, मीजोमेरिक इफेक्ट में अपन ने जैसे फिनोल का एग्जाम्पल ले लिया, तो जब ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर जब ये रेजोनेंस में जाता है ना, तो अपन इसको जो लोन पेयर को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते, अपन इसको क्या बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाले भी किसके, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो किसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा जो लोन पेयर वाला भी है वो भी किसमें चलता है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे नहीं। सिग्मा और पाई बॉन्ड की किसमें बात होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन में, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की किसमें बात होती है, रेजोनेंस में, बट पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आते आते हैं। तो अपने लिए इसका क्या आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया, मीजोमेरिक इफेक्ट इज अ रेजोनेंस ऑफ। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस के कारण कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाना और कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाना। जैसे और मीजोमेरिक इफेक्ट का एक एग्जाम्पल लें, एक्रोलिन। ये बॉन्ड इधर तोड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन एटम डेल्टा नेगेटिव है, तो ये वाला बॉन्ड इधर देगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है कि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो विड्रॉ करता है वो -m और जो देता है वो क्या होता है, पाई प्लस m। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसने विड्रॉ किया और इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो ये क्या हो जाएगा, -m + m, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। इज दैट क्लियर? अच्छे से बता दी पूरी चीज। कंसिडर दी फॉलोइंग बेंजाइल एल्कोहल। केबी, केबी की वैल्यू मतलब क्या हो गई, केबी मतलब क्या है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा केबी की वैल्यू के, एंड केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब केबी की वैल्यू किसकी सबसे कम आएगी, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो NO2 कौन सा इफेक्ट वाला, -m वाला, ये कौन सा है, +m वाला, और हेलोजन में कौन सा इफेक्ट कंसिडर करते हैं, -m। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ वाले से ज्यादा, फोर्थ की फर्स्ट वाले से, और सबसे कम कौन सा है, थर्ड वाला। तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। तो इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर किसका आ जाएगा, केबी की वैल्यू का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सबसे ज्यादा केबी की वैल्यू किसकी होगी, थर्ड की, फिर फर्स्ट की, फिर सेकेंड की। तो ये कहां पर दिया हुआ है अपने को, थर्ड केबी की वैल्यू, करेक्ट ऑर्डर ऑफ केबी वैल्यू, केबी वैल्यू सबसे ज्यादा। अच्छा, अपन ने यहां पर ही कुछ लिखा गलत है ना, फोर्थ आएगा सबसे ज्यादा, सेकंड, फिर फोर्थ। हाँ, मैंने कहा ना फोर्थ, यहां पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, 2 बार सेकंड लिख दिया था, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। तो अपने लिए कौन सा आ जाएगा, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 अपना आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड, नॉट फोर्थ। ठीक है, केबी की वैल्यू का आगे समझो भाई। इसी का आप उल्टा कर दो तो क्या आ गया, 3 1 4 और 2। ये तो किसका आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का, और ये किसका आ गया, केबी की वैल्यू का। ठीक है, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, उसी पर बात है। चलिए, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज। सबसे पहले तो अपन जानते हैं जो नॉन पोलर वाला होता है उसका है। फिर पोलैरिटी के अंदर अगर अपन यहां पर देखें, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है बेटा, यहां पर ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज कर लो, इसको काट लेना। ठीक है, ठीक है, नहीं NH2 इसको काटना है, ये NH2 कुछ भी नहीं है, एक्रोलिन का स्ट्रक्चर है, और यहां पर C ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज। यार ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है इसके क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं आपको वापस से पूरा बना के बताता हूं, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये एक्रोलिन दिया हुआ है। अब एक्रोलिन की 3 स्ट्रक्चर किस तरीके से दी हुई है उसको मैं आपको बताता हूं। भाई ये बॉन्ड इसके फेवर में टूटा, तो यहां पर तो ये CH नहीं आना चाहिए और ये NH2 भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहां गया तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, फिर उल्टा तोड़ा तो नेगेटिव चार्ज यहां और पॉजिटिव चार्ज यहां। ये वाली स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही बनी हुई है।
अपोजिट वाली। केवल यहां पर ये CH और NH2 वाले पोर्शन को, इतने से पोर्शन को डिलीट मार देना। अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे ज्यादा स्टेबल है कि कार्बन पे ज्यादा स्टेबल है? भाई नॉन पोलर वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो ही गया, तो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंड वाले की और फिर थर्ड वाले की। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे आना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आना चाहिए? ज्यादा स्टेबल कहां पर है? कार्बन एटम पर है कि नहीं है? जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो 1 2 3 अपने पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ गया रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स का? ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो जाएगा? बैक डोनेशन स्टेबलाइज्ड कार्बोनिल वाला। लोन पेयर देती अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कंप्लीट ऑक्टेट कार्बोकेटाइन, ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोकेटाइन OCC बताते थे कि नहीं बताते थे? इज दैट क्लियर? यहां पे लोन पेयर आ रहा है डायरेक्ट, सबसे आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना थर्ड हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस आ जाएगा। क्लोरीन के पास कौन से ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल, तो नेगेटिव चार्ज यहां मूव करा सकते हैं, तीनों तरफ रेजोनेंस में चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, तीनों तरफ रेजोनेंस में चला जाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? आपको याद है क्लोरोफॉर्म CHCl3, प्रोटॉन बाहर निकाल देंगे तो अपन कहते थे एसिडिक होता है, और नोट्स कॉपी में भी बता रखा है कि 3 क्लोरीन एटम होगी तो क्लोरीन एटम का डी ऑर्बिटल रेजोनेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल किसमें हो गया? फोर्थ में, फिर किसमें हो गया? थर्ड में, फिर किसमें हो गया? फर्स्ट में, और प्लस आई इफेक्ट तो स्टेबिलिटी घटाएगा। मतलब अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें तो 4 3 1 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऑर्डर पर बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पर। केवल अपन इससे तो मोस्ट पूछा था और अपन तो पूरे ऑर्डर लिखने के उसके अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्यों? क्योंकि NO2 का यहां से कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -M लग रहा है, जबकि मेटा से मैंने क्या बताया था? केवल और केवल कौन सा इफेक्ट कंसिडर होता है? -I होता है। तो NO2 ऑपरेट्स बोथ -M एंड -I इन वन। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? NO2 ग्रुप जब पैरा पोजिशन पे होता है तो -I और -M दोनों इफेक्ट यूज करता है, -I भी और -M भी, जबकि मेटा पे केवल और केवल कौन सा इफेक्ट लगता है? -I इफेक्ट लगता है। मेटा पोजीशन से कभी भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखा जाता है। तो वो वाली बात पे क्वेश्चन आ गया अपने पास, तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड। लीस्ट स्टेबल कार्बोएनाइन, तो लीस्ट स्टेबल कार्बोएनाइन की अगर अपन बात करें तो फोर्थ वाला हो गया। कौन सा कार्बन एटम है? sp3, जबकि ये कार्बन एटम कौन सा है? sp। ये कौन सा है अपने पास? sp2। ये कौन से ऑर्बिटल में होगा? sp2। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल कौन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो sp, फिर sp2, फिर sp3। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? फोर्थ वाला, क्योंकि इधर मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट आ रहा है? +I इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी हो जाएगी? फोर्थ वाले की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लीस्ट स्टेबल पूछा उसने। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर है। परसेंटेज एज कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल अपने पास रखना चाहेगा, न्यूक्लियस के पास होगा भाई। अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा सबसे पहले की। अब OCH3 वाले का +M इफेक्ट क्या होगा? OH वाले से ज्यादा, फिर NH2 का तो ऑक्सीजन एटम से ज्यादा, और इसका कौन सा इफेक्ट देखेंगे? -I देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो ये +M वाला, ये +M वाला और ये +M वाला। सबसे अच्छा +M कौन सा है? NH2 वाले का +M इफेक्ट OR से ज्यादा, OR वाले का OH से ज्यादा। +M इफेक्ट का अगर अपन कंपैरिजन करें तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना ही ज्यादा उसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी होगी कि नहीं होगी? तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आ जाएगी, तो थर्ड सबसे ज्यादा। तो अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो थर्ड सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ।
और कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? नहीं। मतलब इसने OH की जो प्लस एम है वो OR से क्या मान रखा है? ज्यादा मान रखा है। OH वाले पार्ट को क्यों ज्यादा माना जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन एटम जो है हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन एटम एक बार कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है CH3 से। तो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन एटम वाले की क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो इतनी सी अपने को बस यहां पर एक करेक्शन करना है कि जो प्लस एम ऑर्डर है उसमें OH को पहले लिख देना है OR से। ठीक है, OH को पहले लिख देना है OR से प्लस एम के अंदर। तो अपने लिए आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ठीक है, सेकंड वाला। गॉट इट? थर्ड, अरेंज द फॉलोइंग फिनोल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। पीके वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो पीके के क्या होती है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी बताई थी कि नहीं बताई थी बात? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑर्थो वाले की पैरा वाले से क्या होती है बेटा? कम होती कि नहीं होती? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण। ये ऑर्थो, पैरा और नाइट्रोफिनोल बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो अपन ने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि लगती किसकी ज्यादा है? लगती ज्यादा है कि ऑर्थो वाले का ज्यादा होगा माइनस एसिडिक स्ट्रेंथ। जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर अपन बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आती है? सबसे ज्यादा थर्ड की, फिर सेकेंड की और फिर फर्स्ट की। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन से केवल कौन सा इफेक्ट कंसिडर किया जाता है? -I किया जाता है। जबकि ऑर्थो और पैरा से -M भी लगेगा और -I भी लगेगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा उतना ही ज्यादा एनायन स्टेबल होगा। ठीक है, एनायन की स्टेबिलिटी पे बात करते हैं कि नहीं करते? भाई फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा प्रोटॉन देने के बाद। अब फिनॉक्साइड आयन को एडिशनल NO2 क्या कर रहा है? -M से नेगेटिव चार्ज को NO2 तक खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? तो विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनायन को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। तो ये वाली चीज है। जबकि लगता क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ में? सेकंड की ज्यादा होनी चाहिए, बट सेकंड और थर्ड में क्या होता है? एक्सेप्शन आता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। नहीं नहीं नहीं, बेटा वाले की तो सबसे कम, ऑर्थो और पैरा सबसे कम होगी -I वाला। चाहे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग ये केवल और केवल सेग्रीगेट किसके लिए करा जाता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। इसके अलावा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का एक्सेप्शन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर। तो इसी में ध्यान रखना है। बाकी के दूसरे और नाइट्रोफिनोल पे कि अपने को वही थ्योरी लगानी है जो अपन ने पढ़ी हुई है। तो अपने लिए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो गई? 3 to 1 आ गया। तो 3 to 1 का अपोजिट ऑर्डर क्या आ गया? 1 greater than 2 greater than 3। तो ये कहां पर दे रखा है? थर्ड वाला दे रखा है कि नहीं दे रखा? 1 greater than 2 greater than 3। पीके की वैल्यू दे रखी है। 1 मत करके आ जाना, उल्टा है ऑर्डर। ठीक है, थोड़े ध्यान रखो यार, सिंपल सिंपल सी चीजें नोट्स कॉपी में पढ़ा रखा है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल अच्छे से देखना एक बार, कॉपी का क्वेश्चन है बिल्कुल। आंसर क्या हो गया? थर्ड। What is the decreasing order of strength of bases? Decreasing order of strength of bases। अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन sp से ज्यादा, 3 से ज्यादा, नाइट्रोजन sp3। अब अगर अपन इसको देखो थोड़ा सा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp3 वाले से ज्यादा किसकी होती है? कार्बन sp2 वाले से। कार्बन sp2 वाले से ज्यादा नाइट्रोजन sp3 और नाइट्रोजन sp3 से ज्यादा कार्बन sp, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एटम के बाद कौन सा आता है? फ्लोरीन आता है। तो ये चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन sp से क्या होती है? कम होती है। तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल किस पे? कार्बन एटम पे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे है? नेगेटिव चार्ज फर्स्ट पे, फिर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे? थर्ड पे, फिर किस पे? सेकंड पे, और फिर किस पे? फोर्थ पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो ये है अपने पास ऑर्डर। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा? इसका अपोजिट आ जाएगा। 1 से ज्यादा थर्ड की, थर्ड से ज्यादा सेकंड की, और सेकंड से ज्यादा फोर्थ की। तो फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। अपने लिए आंसर क्या आ गया? समझ में आई बात? लिख लो इस बात को इतना। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक बात कर ली। ये चीज
परसेंटेज एज कैरेक्टर वाली, ये सब बातें आपको नोट्स कॉपी के अंदर लिखाई हुई हैं और अपने थ्योरी लेक्चर्स में अच्छे से समझाई हुई हैं। तो अभी मैं केवल सरफेस एरिया से एकदम सरफेस व्यू बता रहा हूं कि भाई ये चीजें होती हैं ऐसे ऐसे। अगर इन चीजों में दिक्कत आए तो अपन अपने वापस वीडियो लेक्चर्स को देखें। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल ये जो हैं सब नोट्स कॉपी के, ये केवल रिवीजन के द्वारा वापस देख लें। हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा और विद पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सिग्मा का पाई वाले के साथ। रैंक द फॉलोइंग रेडिकल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। देखो सबसे पहली बात, यहां रेजोनेंस आ रहा है, यहां पर भी रेजोनेंस आ रहा है, बट ये फिनाइल वाला रेडिकल है, कौन से ऑर्बिटल में होगा? sp2 ऑर्बिटल में। ये अपने लिए क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। मैंने आपको बताई थी फिनाइलिक कैटायन या फिनाइलिक रेडिकल सबसे ज्यादा क्या होता है? अनस्टेबल होता है, क्योंकि रेडिकल किसमें पहुंच जाता है? एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल में। जबकि यहां से तो प्लस एम इफेक्ट सबसे अच्छा आ रहा है, यहां पर भी प्लस एम इफेक्ट आ रहा है, जबकि यहां पर दो तरफ से प्लस एच और प्लस आई आएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1 और सबसे कम किसकी? 4th वाले की। तो रैंक दी स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 किसमें आ गया? अपना फर्स्ट में आ गया। तो बेटा ऑप्शन मत मैच कराना, पहले क्या करना, खुद अपना ऑर्डर लिख लेना, ताकि ऑप्शन मैच कराने में क्या हो? अपने लिए आसानी हो। यही तो क्या होता है, छोटी मोटी गलती हो जाती है अपने से। अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। एल्कीन की स्टेबिलिटी हमेशा किससे देखी जाती है? अल्फा हाइड्रोजन एटम से। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने नजर आ रहे हैं? 2 + 2 4। ठीक है, 2 इधर 2 इधर। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम 3 तो इधर, 3 इधर 6, 2 इधर 8 और 2 इधर 10। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम इस पे कितने नजर आ रहे हैं? 10। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन बात करें, 2 यहां पे, 2 यहां पे और 2 यहां पर, कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन एटम? 6। तो अपने लिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है 2 की 3 से ज्यादा और 3 की 1 से ज्यादा। तो 2, 3, 1, 2, 3, 1 अपने पास ऑर्डर कहां पर आ रहा है? 3rd वाले में। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हमेशा ध्यान रखना बेटा किस पे डिपेंड करती है? अल्फा हाइड्रोजन एटम पे। हाइपर कॉन्जुगेशन से ही एल्कीन की स्टेबिलिटी डिफाइन की जाती है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। कौन से ऐसे हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? तो ये चीज ध्यान रखना, एनायन में नहीं होता। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहां नहीं होगा। बेंजीन वाले केस के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है, यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम 0 है, यह नहीं होगा। तो केवल पॉसिबल किसमें है? टॉलिन के अंदर। टॉलिन में कैसे पॉसिबल है? अल्फा हाइड्रोजन एटम नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही? ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बॉन्ड इसके फेवर में। तो केवल और केवल कौन शो कर देगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। एनायन तो शो करता ही नहीं है। यहां अल्फा हाइड्रोजन 0, यहां अल्फा हाइड्रोजन 0। तो केवल किसमें पॉसिबल होगा? 2nd वाले में पॉसिबल होगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट रेजोनेंस। कौन सा स्टेटमेंट रेजोनेंस के लिए गलत दिया हुआ है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम एनर्जी हैव सेम कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल ठीक बात है, जिनकी एनर्जी सेम होती है वो क्या करते हैं? सेम कंट्रीब्यूशन देते हैं। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सबके सेम रहते हैं। जितनी रेडिकल हैं उतने रेडिकल स्पीशी रहेंगे। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम अमाउंट ऑफ नेट चार्ज। नेट चार्ज भी सेम रहेगा। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली बात क्या आ गई? गलत आ गई। बॉन्ड प्लस लोन पेयर के क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जैसे आपको बात बताऊं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर अपन ने इसका ऑक्सीजन एटम का पाई बॉन्ड इधर तोड़ दिया तो अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी उसमें एक बॉन्ड पेयर क्या होगा? कम हो जाएगा और एक लोन पेयर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की क्वांटिटी क्या रहती है? सेम रहती है। बॉन्ड पेयर की क्वांटिटी सेम रहे ये जरूरी नहीं है। ठीक है,
बॉन्ड पेयर बढ़ जाते हैं। जैसे फिनोल है, फिनोल में अपन ने जैसे ही ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर चलाया रेजोनेंस के अंदर, एक बॉन्ड पेयर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो बॉन्ड पेयर क्या हो सकते हैं? वेरी हो सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया? थर्ड आ गया। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट डज नॉट स्टेबलाइजेस कार्बो एनायन। कार्बो एनायन को कौन नहीं करता? कार्बो एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो करता। ठीक है, पहले ही भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, कंप्लीट ऑक्टेट है, तो वो पास वाले हाइड्रोजन से कभी भी इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? इज दैट क्लियर? तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें फॉलो नहीं होता? इन केस ऑफ कार्बो एनायन। रेडिकल की स्टेबिलिटी और कैटायन की स्टेबिलिटी में दोनों ही काम आते हैं। विच हैज लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाए, यहां रेजोनेंस में जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है। लोकलाइज्ड की बात करें तो यहां पर ये वाला भी अपने पास लोकलाइज्ड है, यहां पर भी पाई बॉन्ड रेजोनेंस अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, यहां पर होना चाहिए था पाई बॉन्ड, तो ये मूव नहीं करेगा। फिर यहां पर बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर ही सकता है। तो बी और डी दोनों के दोनों डी लोकलाइज्ड है। ये इधर क्यों नहीं दे सकते, ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि NH3 पे पहले ही अपने पास पूरे का पूरा कंप्लीट ऑक्टेट है। कंप्लीट ऑक्टेट है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 5वां बॉन्ड अपन नहीं बनाएंगे। तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किस किस पे आ गए? ए पर आ गया और सी पर आ गया। आंसर क्या आ गया अपना? लोकलाइज्ड वाला ए और सी। और रेजोनेंस में कौन कौन चला जाएगा? अपना बेंजाइल कैटायन और ग्वानाडिन का कॉन्जुगेट एसिड। ग्वानाडिन पढ़ाया था ना कॉन्जुगेट एसिड बेस के अंदर, वो वाली बात। गॉट इट? वे अल्टरनेट पोजीशन पे नजर आ रहा है ना यार, पाई बॉन्ड इधर लोन पेयर है। कंसिडर दी फॉलोइंग 3 हैलाइड्स। अरेंज CCl बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जितना ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा उतना ही ज्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम आ जाएगी। मतलब कोई भी सिंगल बॉन्ड अगर रेजोनेंस के कारण किस में चेंज हो रहा है? डबल बॉन्ड के अंदर, तो अपन क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। और अगर कोई डबल बॉन्ड है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंगल बॉन्ड में, तो अपन क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब पहले वाले में बात करें तो पहले वाले का तो प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, रेजोनेंस ही नहीं है। फिर विनाइल वाले में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और सी वाले में, तो सी की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर बी की, और फिर सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी? ए की। तो ऑर्डर अपने पास क्या आ गया? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो ऑप्शन अपने पास ये है, ए वाला। डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर पूछा था उसने। ठीक है, क्यों होगा भाई? अपन ने जैसे ही क्लोरोबेंजीन में बात करी, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा, तो ज्यादा बार क्लोरीन और कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड आता है कि नहीं आता? जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 5 में से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आता है? पाई बॉन्ड आता है। जितनी बार पाई बॉन्ड आएगा उतना ही बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पाई बॉन्ड कैरिंग वाली होंगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ में आई बात? सब कॉपी में करा रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। 22 What is the correct increasing order of bond length of the bonds indicated as 1, 2, 3, 4 in the following compound? अब बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे बड़ी बात है, बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगी? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पे। तो सबसे ज्यादा बड़ा बॉन्ड अपने लिए कौन सा, सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? 4th वाला। ठीक है, तो 4th वाला सबसे छोटा किसमें दिया हुआ है? 3rd में और 4th में। और अपने लिए सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? 3rd वाला। ये प्योर डबल बॉन्ड होगा, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, ये प्योर सिग्मा होगा, तो 3rd सबसे बड़ा है। तो 4th सबसे छोटा और 3rd सबसे बड़ा। अपने पास आंसर क्या आ गया? 4th आ गया कि नहीं आ गया? अपने को बाकी के 1 और 2 के बीच में देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बोलिए ठीक है कि नहीं है? क्योंकि यहां तो हाइपर कॉन्जुगेशन लग जाएगा ना, तो यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो 2 छोटा होगा किससे? 3rd से। बट 3rd वाला प्योर सिग्मा होगा, यहां कोई हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं आएगा। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है बहुत। भाई ट्रिपल बॉन्ड वाला है सबसे छोटा, फिर डबल बॉन्ड वाला, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड वाला, और फिर सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सिग्मा बॉन्ड वाला। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको बताया था टेम्परेरी इफेक्ट है।
एल्कीन पे जब प्रोटॉन अटैक करता है तो एल्कीन क्या करता है, अपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर लेता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कम्स इनटू प्ले एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, बिल्कुल सही बात है। इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिग्मा बॉन्ड, नहीं सिग्मा बॉन्ड में नहीं। कम्स इनटू प्ले इन द मॉलिक्यूल व्हेन एटलीस्ट, ये कम्स इनटू प्ले एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, केवल टेम्परेरी इफेक्ट है। फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बोकेटाइन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन में कितने होते हैं, बिना देखे 6 कर देंगे आप, ठीक है। होमोलिटिक फिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विल लिबरेट कार्बन फ्री रेडिकल, होमोलिटिक डिसोसिएशन है, जैसे ईथेन है, ईथेन का अपन ने बॉन्ड तोड़ा, होमोलिटिक, तो दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, या मिथाइल रेडिकल और या मिथाइल रेडिकल, तो फ्री रेडिकल आ गए कि नहीं आ गए अपने पास। जबकि हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज आयन पेयर को बनाता है और होमोलिटिक क्लीवेज कार्बन फ्री रेडिकल को बनाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर हेट्रोलिटिक होता तो अपन कार्बोकेटाइन और एनाइन की बात करते, और होमोलिटिक है तो फ्री रेडिकल की बात करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 25 का, 25 का थर्ड। हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, चलो मिथाइल क्लोराइड है, अपन हमेशा तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन प्लस क्लोराइड आयन, तो कार्बोकेटाइन मिलेगा, 1 कैटायन एंड 1 एनायन। अभी वही चीज कह रहे थे कि हेट्रोलिटिक फिशन है तो कैटायन और एनायन आयन पेयर, और होमोलिटिक फिशन है तो फ्री रेडिकल्स। Which of the following is a heterocyclic aromatic compound? No doubtedly फ्यूरेन, नाम ही याद है अपने को। तो ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो n की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं आ गई। तो ये अपने लिए हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हो गया कि नहीं हो गया, फ्यूरेन। जबकि ये क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि बीच में sp3 आ रहा है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, केवल एक ही एरोमेटिक है, और इसका अपन जानते हैं नाम क्या होता है, फ्यूरेन बोलते हैं कि नहीं बोलते इसे। फ्यूरेन हो गया, थायोफीन हो गया, पायरोल हो गया, ये सारे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। शुरुआत में ही बताए थे, अगर नाइट्रोजन एटम लगा दें अपन तो ये कौन सा हो जाता है, पायरोल हो जाता है। फिर ऑक्सीजन एटम की जगह अगर अपन सल्फर लगा दें तो ये कौन सा हो जाता है, थायोफीन। ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, और ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। और कौन सा हो जाता है अपना, पिरिडीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक कार्बन एटम को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो तो उसे क्या बोल देते हैं, पिरिडीन। तो पिरिडीन हो गया, पिरिडीन हो गया, थायोफीन हो गया, पायरोल हो गया और फ्यूरेन हो गया। ये चारों कैसे हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं, जब अपन रिंग की फॉर्मेशन कार्बन एटम के अलावा दूसरे किसी एटम से भी माने। द हाइब्रिडेशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बो एनायन इज, सैचुरेटेड कार्बो एनायन पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। जैसे CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज, तो अपने पास CH2 नेगेटिव चार्ज में 2 हाइड्रोजन एटम, एक कार्बन एटम का मिथाइल और एक एनायन लोन पेयर के रूप में। तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, और 3 सिग्मा और एक लोन पेयर 4 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3, ठीक है। 29 कार्बो एनायन हैज ज्योमेट्री, कैसी होती है, पिरामिडल होती है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर को अपन इंक्लूड नहीं करते नेगेटिव चार्ज वाले को, एक हाइड्रोजन और इधर मिथाइल ग्रुप, तो पिरामिडल शेप आ जाती है कि नहीं आ जाती। टेट्राहेड्रल होती है बट लोन पेयर को नहीं अपन इंक्लूड करते, इसलिए शेप कैसी हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है। ये तो बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, रेडिकल का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है यार, एल्काइल वाले का, सिंपल वाले का। कैसे होता है, R कार्बन, एक हाइड्रोजन और वेकेंट p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। कैटायन का अपन जानते हैं sp2, रेडिकल का जानते हैं sp2,
और एनायन का sp3 जनरल केस के अंदर, जनरल एल्काइल हो, जब पाई बॉन्ड वाई बॉन्ड नहीं आ रहा हो, रेजोनेंस नहीं आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 30, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। तो सबसे पहले एसीटोन लिखें और एसीटोन की इनोलिक फॉर्म लिखें। तो एसीटोन का इनोल बनाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड C OH और CH3। अब कितने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1, 2 और 3, और हाइड्रोजन वाले 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 9। कितने पाई बॉन्ड हो गए? 1। तो 9 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। तो इनोलिक फॉर्म बनाते ही 9 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर्स। 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन एटम के हैं कि नहीं है? तो अपने लिए आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट आ गया। तो एसीटोन की इस हाइड्रोजन एटम को अपन ने इधर चलाया, ये इसके फेवर में। ये तो आता ही है टॉटोमेरिज्म करना, तो आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। कार्बीन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। बार बार अपन ऐसे लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक भरा हुआ पी ऑर्बिटल और एक वेकेंट पी ऑर्बिटल। ये तो सिंगलेट कार्बीन है। ट्रिपलेट में कैसे लिखते हैं? एक पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और एक पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। टोटल ओवरऑल कार्बन एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो कार्बीन क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। रायमंड डायमंड रिएक्शन के अंदर काम मिलेंगे। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंटेन्ड बाय, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंगलेट कार्बीन में आ जाता है। अभी बना के बताया था CH2, ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर वाले, एक वेकेंट पी और एक भरा हुआ पी ऑर्बिटल, 2 हाइड्रोजन एटम, एक भरा हुआ sp2 एटम और एक वेकेंट पी। इस तरीके से कार्बीन का स्ट्रक्चर होता है। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और एक वेकेंट पी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और शेप कैसी होती है? वी शेप, क्योंकि अपन लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे और अपन पी ऑर्बिटल को काउंट नहीं करेंगे। वी शेप होती है, बेंट शेप जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस, बिल्कुल सही बात है। एल्कीन्स, एल्काइंस, बेंजीन एंड पायरॉल आर न्यूक्लियोफाइल्स, बिल्कुल सही। तो ये सारी की सारी क्या आगे बात आ गई? पाई बॉन्ड वाले सारे, लोन पेयर कंटेनिंग सारे, नेगेटिव चार्ज वाले सारे, सभी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये अपने लिए आंसर क्या आ गया? फोर्थ आ गया। न्यूक्लियोफाइल के लिए सारी बातें सही है। Which among the following species is an ambident nucleophile? Ambident nucleophile जिसके पास 2 डोनर एटम हो। साइनाइड, नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर है, यहां से भी दे सकता है। कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पे भी दे सकता है। ठीक है, एम्बिडेंट जिसके पास 2, जैसे अपने पास नाइट्राइट आयन आता, ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर है, यहां से भी दे सकता है और यहां से भी दे सकता है, और नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर से। ठीक है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर भी दे सकता है और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज भी दे सकता है। तो दीज आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन से? जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम हो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज, विच स्पीशीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कौन सा पेयर इलेक्ट्रोफाइल का है? तो इलेक्ट्रोफाइल का पेयर अपने को कौन सा नजर आ रहा है? सेकेंड, डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, एक भरा हुआ पी ऑर्बिटल और एक वेकेंट पी ऑर्बिटल, प्लस NO2 पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोनियम आयन। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है और ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, जबकि NH3 न्यूक्लियोफाइल है, CH4 ना इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल। तो आंसर कौन सा आ गया अपना? सेकंड, डाइक्लोरोकार्बिन। और जाके अपन पढ़ेंगे किसके अंदर? क्लास 12th के अंदर, रायमंड डायमंड रिएक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर। कौन कौन होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर? फ्री रेडिकल होता है, कार्बोकेटायन होता है और कार्बीन होता है। तीनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अपने लिए कौन सा आ जाएगा? A, C एंड D। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया, क्योंकि कार्बो एनायन क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण। ये कौन सी कैटेगरी में आता है?
न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। जबकि कैटायन, रेडिकल और न्यूक्लियोफाइल तीनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। ये नोट्स कॉपी के अंदर दिया हुआ है, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कर रहे। चलिए एक बार लिखिए यहां तक। Question number 38. Which of the following compounds behave both as electrophile as nucleophile? जिसमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव कार्बन हो। ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो डी और सी अपने लिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर कोई पॉजिटिव एंड नहीं है, यहां पर कोई पॉजिटिव एंड नहीं है। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। ए न्यूक्लियोफाइल है और बी भी प्योर न्यूक्लियोफाइल है। बट सी और डी मैंने बताया था जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप नजर आ जाए, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव वाला, वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी रखेगा और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी रखेगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? एम्बी फाइल बोलेंगे। कौन सा आ गया? सी और डी आंसर थर्ड। ठीक है, Which of the following can behave as nucleophile? All of these, सब में लोन पेयर नजर आ रहा है यार, ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन एटम। ये तो अपनी न्यूक्लियोफाइल की थ्योरी है। लोन पेयर कंटेनिंग एटम सारे के सारे क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। वैसे लास्ट है 40 क्वेश्चन, इसे देख लो, फिर अपन बाकी के जो 40 क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन अपना, विच इज मैक्सिमम एसिडिक कंपाउंड? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है अपने पास? तो NO2 वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? NO2 वाले का -M और -I, तो सबसे ज्यादा बेंजोइक एसिड को एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा? जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप, तो सेकंड वाला। ठीक है, तो बाकी का जो है अपन नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 80 90 जो भी है। थैंक यू।